रेडियो तरंगें एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन है। हमें लगता है कि ये तरंगों का अपना कोई रास्ता नहीं, इसमें बहुत सारा विज्ञान है। इस बेशकीमती तरंगों को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि इसका प्रयोग हर आदमी कर सके, दूसरा डिस्टर्ब ना हो सके, तो उसके लिए कई ऐसी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे भारत के अंदर तो भारत टेलीग्राम अधिनियम 1885 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राम अधिनियम 1933 इस तरह के अधिनियम हैं। और एक फ्रीक्वेंसी प्लानिंग, नेशनल फ्रीक्वेंसी प्लानिंग होती है, वो इसको आवंटन करते हैं। इसमें अगर हम रेडियो का इतिहास देखें तो वैसे तो 19वीं शताब्दी में एक 21 साल के इंजीनियर इटली के मार्कोनी ने तरंगों का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैक्सवेल, हार्ट्स और टेस्ला, इन सब के सामूहिक प्रयास से ये रेडियो तरंगों का विज्ञान समझ में आया। अगर हम पर्टिकुलर रेडियो की बात करें तो इसके अंदर कई तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हैं, जैसे मीडियम वेव है, शॉर्ट वेव है, एफएम है। ये सब एनालॉग में आते हैं। मीडियम वेव में ग्राउंड के माध्यम से प्रोपोगेशन होता है, जिसमें धरती के साथ पहाड़ हैं, पानी है, नमी है, कैसा भी है उसके आधार पर चलता है। और उसका रेंज लगभग 531 से 1611 किलो हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसीज होती है। जैसे आकाशवाणी रोहतक का 1143 किलो हर्ट्ज। और शॉर्ट वेव होता है 1.6 से 30 गीगा हर्ट्ज तक का। ये एक प्रयोग है। शॉर्ट वेव में एक बड़ा फायदा है कि ये आकाश के आइनोस्फीयर से होती हुई बहुत दूर तक जा सकती हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन लाइन ऑफ साइट है, रास्ते में अगर कोई डिस्टर्बेंसेस आ गया तो वो फ्रीक्वेंसीज उससे डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि विश्व में रेडियो का प्रसारण कब से शुरू हुआ। रेडियो 1920 के दशक में वर्ल्ड वाइड शुरू हो गया था, और सबसे पहले अमेरिका और यूरोप में ये पीट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया के KDKA एक प्रसारक थे, उन्होंने सबसे पहले इसका शुरुआत की थी 31 अगस्त 1920 को। जर्मनी में 1923 में हुआ था, सिलोन में भी 1923 में हुआ था, और भारत में पहला एमेच्योर रेडियो के तहत जून 1923 में रेडियो क्लब बॉम्बे ने स्टार्ट किया था। बाद में रेडियो क्लब मद्रास और कलकत्ता भी स्टार्ट हुए थे। कालांतर में इसको एक सब, क्योंकि कॉस्टली अफेयर होता है रेडियो वेव्स को जनरेट करना, इसको फाइनेंशियली वायबल ना था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने टेक ओवर करके 1930 1 अप्रैल 1930 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा की शुरुआत कर दी गई थी। अब ये नाम बड़ा लंबा हो जाता था, तो BBC के एक प्रोड्यूसर होते थे लियोन फिल्डन, इन्होंने एक बार वायसराय के साथ बात किया कि इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो रखा जाए, और वो उनको बड़ा पसंद आया, तो उन्होंने इसको ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा, जिसको कालांतर में 1957 में इसको आकाशवाणी का नाम दे दिया गया था। तो भारत में कैसे इसका विकास हुआ, 1935 से असल में ज़्यादा प्रसारण का सीरियसली लिया गया, और BBC के एक प्रोड्यूसर थे लियोन फिल्डन, जो आकाशवाणी के पहले डायरेक्टर जनरल भी रहे, वो इन्होंने बड़ा इस पर काम किया। और पहला काम था रीच बढ़ाना। रीच बढ़ाने के लिए BBC से ये दो इंजीनियर आए थे, एक CW गोयडर था और एक HL किर्के। गोयडर साहब कहते थे मीडियम वेव, क्योंकि क्वालिटी मीडियम वेव की अच्छी होती है, उसको रखना चाहिए। और मीडियम वेव के नुकसान ये था कि नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो कालांतर में इनसे चर्चा होकर क्या कि सबसे पहले रीच बढ़ानी है, तो शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर्स लगाए गए, और उन शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर से देश और विदेश में इसका प्रसारण हो सकता है। इसके बाद 1947 में जैसे अगर देखें तो आज़ाद जिस समय भारत हुआ था, उस समय सिर्फ 6 ट्रांसमीटर थे पूरे देश में। ये इन ट्रांसमीटर्स में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली थे। और 3 पार्टीशन होने के कारण पाकिस्तान और ढाका में चले गए थे, जो लाहौर, पेशावर और ढाका। भारत में फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 23 जुलाई 1977 से शुरू हुआ था, और 93 में एक बड़ा अच्छा काम हुआ है, टाइम्स FM को ये रेडियो का प्रसारण के लिए दे दिया गया। उन्होंने FM को बड़ा पॉपुलराइज किया था। आज अगर भारत में रेडियो नेटवर्क की देखें तो दुनिया में सबसे बड़ा रेडियो का नेटवर्क है
भारत के लगभग 99% आबादी और 92% क्षेत्रफल ये कवर करता है। इस तरह से आप अगर देखोगे तो रेडियो को लोकप्रियता कैसे मिली। आप तो ये जानते हैं कि कोई भी चीज़ नई अगर शुरुआत होती है, शुरुआत में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। जब अमेरिका में भी शुरू में आपने देखा होगा कि लोग सुनते कम थे, रेडियो तो हो गया पर उसको श्रोता कम थे। तो एक कार्यक्रम 1938 की बात है, द वार ऑफ द वर्ल्ड, ये एक हॉलीवुड का कोई डायरेक्टर था ऑर्सन वेल्स, उन्होंने एक कार्यक्रम किया था और उसमें ऐसा दिखलाया गया था कि मंगल ग्रह से एलियंस ने आक्रमण कर दिया। और इतना संजीव कार्यक्रम था वो, लोगों को लगा कि ये सच में उनका आक्रमण हो रहा है और लोग इसको दूर दूर से देखने के लिए सुनने के लिए शुरू हो गए। और उसके बाद तो रेडियो को ऐसा मानने लग गया कि सारी ताजगी, सारा रोमांच रेडियो के माध्यम से है। भारत में भी अगर आपको ध्यान होगा, सुभाष चंद्र बोस ने 1941 से 1945 के बीच में बर्लिन, सिंगापुर और रंगून से प्रसारण शुरू किए थे। एक महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 में ऑल इंडिया रेडियो में एकमात्र प्रसारण सीधा प्रसारण किया था, जो विभाजन के बाद कुरुक्षेत्र में रिफ्यूजीज से सीधा संबोधन किया था। तो उनका ये मानना था कि रेडियो एक चमत्कारी शक्ति है, राष्ट्रपिता का ये मानना था। फिर उसके बाद भारत में ये विविध भारती, जो क्योंकि श्रीलंका का रेडियो सिलोन बहुत पॉपुलर होता था, उसी की तर्ज पर भारत में विविध भारती की शुरुआत की गई थी। अब आपको लगता है कि ये गीत संगीत और ये सब तो अपनी जगह थी, सबसे एक इम्पोर्टेंट काम रेडियो का समाचार भी है। समाचारों का बुलेटिन 19 जनवरी 1936 को प्रसारित हुआ था पहला, और ये भी एक H.G. फ्रैंक्स और जी नोरोन्ना आए थे जिन्होंने इसका शुरू किया था। लेकिन हिंदी समाचारों की सबसे बड़ी अगर हम वरदान माने तो ये सुमित्रानंदन पंत जी इसमें आकाशवाणी में एडवाइजर के तौर पर आए थे। और उन्हें नहीं तो ये क्या, हिंदी बुलेटिन में भी उर्दू की ही प्रमुखता रहती थी। सुमित्रानंदन पंत जी 1950 से 57 तक आकाशवाणी के परामर्शदाता रहे, उन्होंने बड़ा वो किया। और बाद में आप देखेंगे सुरजीत सेन, मेलविल डिमेलो, प्रेमानंद, लोटिन रतन, देवकीनंदन पांडे, वरुण हलधर ऐसे समाचार वाचक थे जिनके व्यक्तित्व को उस समय की पीढ़ी हर एक आदमी उसको उसकी उनकी गंभीर आवाज में रेडियो में गूंजती मिलती थी, देश के तनाव को कम करते थे। याद होगा जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा थी तो 7 घंटे का लाइव मैराथन रेडियो कमेंट्री मेलविन डी मेलो ने 31 जनवरी 1948 को की थी। फिर स्पोर्ट्स था, रेडियो में स्पोर्ट्स का बड़ा रोल है। जसदेव सिंह का आपने नाम सुना होगा वो लगभग हर खेल में, हॉकी तो उनकी एक प्रिय गेम होता ही था, लेकिन हिंदी कमेंट्री में वो प्रख्यात थे। उनके साथ नरोत्तम पुरी थे, जो वो कहते थे कि भाषा पर उनकी सबसे बड़ी अद्भुत पकड़ जसदेव जैसी किसी के पास नहीं थी। वो गेंद के साथ दौड़ते थे, मैदान पर हर एक्टिविटी को आवाज का ऊपर नीचे करना, चेंज ऑफ मॉड्यूलेशन और त्रुटिहीन मृदु भाषा के साथ जो उन्होंने प्रसारण किया, वो एक रेडियो की अलग पहचान थी। फिर रेडियो का एक रोल होता है भारत में हरित क्रांति के लिए रहा बड़ा प्रमुख। तो इसके लिए फार्म एंड होम यूनिट 1965 में स्थापित की थी। और इसके 2-3 बड़े आप रोचक किस्से मैं आपको बताता हूँ कि एक अदुथराई स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र था और आकाशवाणी के जो केंद्र थे उनसे उस फसल की, रेडियो की राइस की बीज था, उसको जो रिसर्च किया रेडियो उसके साथ साथ करता रहा, उसकी हर पॉपुलैरिटी, उस हर चीज़ को बताते रहे। कालांतर में जनता में उसका नाम रेडियो राइस कहलाया। फिर अगर हम दिल्ली की बात करें तो एक चौधरी सुल्तान हुआ करते थे, उनकी आवाज़, उनकी कथाएं, उनकी जानकारी सहज और रोचक शैली से किया करते थे। वो अपने रोहतक के भैंसवाल गांव के रहने वाले थे और कृषि का उसका समृद्ध ज्ञान था। उनके साथ गुलाम मोहम्मद पंडित जी के रूप में काम, चुटकुले और गंभीर चर्चाएं ग्रामीण लोगों में बहुत पॉपुलर थी। आकाशवाणी के अन्य कलाकारों में भी अगर उस समय के 70 के दशक की बात करें तो निर्मला जोशी, जिसको लाडो बहन कहते हैं, बलबीर सहरावत, मुंशी भाई, रामफल चहल, रामफल भाई, इनके नाम हरियाणा, यूपी, राजस्थान के बीच में लोगों में बहुत ही पॉपुलर रहे थे। अब इतने सारे काम करते हैं तो उनको सम्मान भी मिलता है।
जसदेव जी को 1985 में पद्म श्री और 2008 में पद्म भूषण मिला था। कुछ एक चीज़ देखिए, जो राष्ट्र शक्ति भारत की सेवा में जैसे सैनिक काम करते हैं, ऐसे ही आकाशवाणी के अनाउंसर्स और प्रोड्यूसर्स का रोल है। ये जनता में बहुत कम महसूस होता है कि जो माइक पर बैठा हुआ प्रोड्यूसर या अनाउंसर जो होता है, उसके 3 उदाहरण से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे देश सेवा में उनका अनमोल रहा। रेडियो में 2 कार्यक्रम हुआ करते थे जम्मू और श्रीनगर में, एक नक्कारा और एक जूना डब। ये इतने अत्यधिक लोकप्रिय होते थे कि संदेशों के 3 महत्वपूर्ण रेडियो पात्र मामा, आगा साहब और आगा बे, ये जनता के अंदर इतने आसानी से अपनी बात को बताते थे, सुधार के लिए बातें करते थे कि उनकी भारत सरकार ने पद्म श्री से सम्मानित किया था। एक और बड़ी चीज थी वादी की आवाज, 1971 के युद्ध के टाइम ये तैयार किया था। वे कभी कभार प्रसारण करने लगे, इसलिए उसमें हास्य और मजाक का पुट सामग्री, न्यूज, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान की घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण और हिंदी फिल्मों का प्रयोग। यो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसको अगर देखें ना, हम आज भी जैसे सैनिकों और राजनेताओं का महत्व था, उतना ही हमारे कार्यक्रम के अधिकारियों का जम्मू और श्रीनगर के उस समय के तत्कालीन जो कर्मचारी थे उनका रोल रहा था। एक इसी तरह एक इंजीनियर भी थे, सरदार हरबंस सिंह जोली, वो इंजीनियर इन चीफ रहे थे, उनको भी पद्म श्री दिया गया था। उन्होंने खास तौर से एक ट्रांसमीटर एक दिन लगाने का उनका बड़ा एक उन्नत योगदान रहा था। अब अगर रेडियो की बात करेंगे तो रेडियो के श्रोताओं की बात तो अधूरी रहेगी उसके बिना। आपको ध्यान हो 1950 के दशक में एक छोटी 16 साल की लड़की थी मधुमालती, और वो रेडियो के माध्यम से रेडियो के नाटकों की स्टार थी, उद्घोषका थी, और उसको हर सप्ताह उस समय में 5000 प्रशंसकों के पत्र मिलते थे। फिर एक इसी कड़ी में विविध भारती के लिए झुमरी तलैया का नाम कैसे हम भूल सकते हैं। ये झुमरी तलैया बिहार के हजारीबाग में झुमरी और तलैया गांवों के बीच में बसे कस्बे की मिट्टी का संगीत था। और उसमें क्या होता था, शुरू में एक बरनवाल थे जो रेडियो को 20-25 रिक्वेस्ट लेटर भेजते थे ये गीत सुनाया जाए, और वो पान बेचने वाले एक थे गंगा प्रसाद मगधिया, उन्होंने भी यही चीज़ घर में पॉपुलर होते थे उनमें। उन लोगों ने, कई उस समय के आदमी थे कि स्कूल जाना छोड़ दिया। एक समस्या ये देखिए कि उसने पूरा यौवन रेडियो सुन के बिता दिया। तो उनकी एक बड़ी अच्छी बात, एक दोहा मगधिया दोहा में कहते हैं, मन की फरमाइश बचपन बर्बाद करती है मगर ये क्या कम है कि दुनिया याद करती है। मतलब उस समय तो वो अपने फिल्मी गीतों के लिए रेडियो में बार बार प्रचार करते थे, लेकिन इसके बाद फिर उसको सारा जमा याद करता है। तो अब सवाल हुआ कि रेडियो के अंदर इतने रोचक किस्से कहानियां हैं, तो इसका भविष्य क्या है। तो रेडियो एनालॉग से डिजिटल की जर्नी की तरफ बढ़ गया है। डिजिटल रेडियो उसके अंदर नंबर ऑफ चैनल बढ़ जाती हैं, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, और डिफरेंट टाइप के DAB है यूरोप के लिए, HD रेडियो है उत्तरी अमेरिका का, DRM डिजिटल रेडियो मोबाइल ये भी एक भारत में भी शुरू कर रखा है, उपग्रह रेडियो है, 5G 6G इंटरनेट रेडियो है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो करना क्या चाहिए कि सड़कों और चौराहों से लोगों की भीड़ के बीच में खेल, राजनीति, लोक कथाएं, जन शिकायतें, जागरूकता, स्वास्थ्य और बहस आदि प्रासंगिक विषयों पर लाइव ओबी प्रोग्राम आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक हो सकता है। आकाशवाणी रोहतक ने भी बहुत पहले ऐसे किया करते थे। संसाधनों की अब और आएगा आने वाले समय में, तो मुझे लगता है कि ओबी को एक महत्वपूर्ण कनेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है। कुछ जगह पर जैसे हमारे क्लासिकल म्यूजिक है, आकाशवाणी में ये संगीत का बहुत बड़ा रोल रहा है प्रिजर्वेशन के लिए। अगर आप देखो तो क्लासिकल म्यूजिक से लेकर कर्नाटक म्यूजिक से लेकर फोक म्यूजिक, लाइट म्यूजिक, हर तरह के म्यूजिक को रेडियो ने संवर्धन का काम किया है। उस तरह से ये रेडियो आगे भी करता रहेगा। मुझे लगता है प्राचीन काल में संजय ने हस्तिनापुर के शासक धृतराष्ट्र के सारथी और विश्वसनीय सलाहकार के रूप में 170 किलोमीटर से दूर का कुरुक्षेत्र युद्ध का लाइव प्रसारण बताया था। इसी तरह डॉट्स एंड डैशेस से शुरू होकर मन की बात तक रेडियो का सफर बड़ा ही मनमोहक है।
लोगों की अंतरात्मा रेडियो में ही प्रकट होती है और हमेशा होती रहेगी। मैं सोचता हूँ कि लोगों को रेडियो से संगीत, शिक्षा, समाचार और ड्रामा, हर तरह के जो एक कल्चरल रिक्वायरमेंट है उस पूर्ति का सबसे सुंदर माध्यम है। आइए हम सब रेडियो को एक बार फिर से अपनाएं, रेडियो को अपना दोस्त बनाएं। रेडियो बहुत अद्भुत और रोचक माध्यम है।